Fantastic. All right. So today we are going to read another chapter. The name of the chapter is A Truly Beautiful Mind. बेसिकली ये अल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में है। तो थोड़े से अल्बर्ट आइंस्टीन के लाइफ में क्या क्या हुआ था, कहाँ पे पैदा हुए थे, उनके एजुकेशन क्या क्या था, तो उसके बारे में हम इस चैप्टर में जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। बिफोर यू रीड, who do you think of when you hear the word genius? Who is a genius? What qualities do you think a genius has? कह रहा है कि जब आप वर्ड सुनते हैं जीनियस, तो आपके दिमाग में क्या आता है कि जीनियस की क्वालिटी क्या क्या होनी चाहिए और कैसे जीनियस होते होंगे। We shall now read about a young German civil servant who took the world by storm about 100 years ago. कह रहा है कि हम एक जर्मन सिविल सर्वेंट के बारे में पढ़ेंगे जो कि अपने इन्वेंशन से, अपने काम से 100 साल पहले पूरा साइंटिफिक दुनिया में भूचाल ला दिया था। In the summer of 1905, the 26-year-old published in quick succession 4 groundbreaking papers about light, the motion of particles, the electrodynamics of moving body and energy. कह रहा है कि 1905 के समर में एक 26 साल के आदमी ने, उसने जैसे कि एक जर्नल आता था पहले टाइम पे, जो साइंटिफिक जर्नल होता था, उसमें इसमें आर्टिकल दिए थे। इसमें 4 पेपर्स उसको बोलते थे कि सॉरी, फॉर ग्राउंड ब्रेकिंग, मतलब कि ऑसम, मतलब कि हिला देने वाला। उन्होंने 4 पेपर दिए थे, किसी बारे में, लाइट के बारे में, मोशन ऑफ पार्टिकल्स के बारे में, इलेक्ट्रोडायनामिक्स ऑफ मूविंग बॉडीज का जो इलेक्ट्रोडायनामिक्स होता है उसके बारे में, और एनर्जी के बारे में। इन्होंने जो भी कंसेप्ट लिखा था, ये पढ़ के एक तरीके से सारे साइंटिस्ट, सारे लोग एकदम भौचक्के रह गए थे कि इतना सही और सटीक उन्होंने इंफॉर्मेशन दिया था। His work took up only a few pages in scientific journals, but changed forever our understanding of space, time and the entire cosmos. कह रहा है कि इन्होंने जो जर्नल में इन्होंने प्रिंट कराया था अपना जो पार्टिकल्स, जो भी इनका इंफॉर्मेशन है, जो भी इनका नॉलेज था, इन्होंने जो प्रिंट किया था, जो लिखा था, वो बहुत ही छोटा था। लेकिन ये जो छोटा आर्टिकल था, इन्होंने हमारी जो अंडरस्टैंडिंग थी, हमारी जो समझ थी स्पेस के बारे में, टाइम के बारे में और कॉस्मोस के बारे में, कॉस्मोस क्या होता है जो स्पेस के ऊपर होता है, वो सारा चेंज हो गया है इनके जो आर्टिकल्स के बाद। हम दूसरे तरीके से स्पेस, टाइम और कॉस्मोस को देखने लगे। एंड ट्रांसफॉर्म द नेचर नेम आइंस्टीन इनटू अ सिनोनिम्स फॉर जीनियस। और उसके बाद से जब भी हम आइंस्टीन का नाम लेते हैं तो जीनियस के तौर पे होता है ना, कि हम बोलते हैं अरे यार तुम तो आइंस्टीन हो, इसका मतलब कि तुम जीनियस हो। 50 years after his death, Albert Einstein genius still reigns. कह रहे कि 50 साल के उनके बनने के बाद आज भी उनका जो नॉलेज है, उनका जो इन्वेंशन है, आज भी हमारे दुनिया पे राज करता है। तो आइए इसको चैप्टर स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं। Albert Einstein was born on 14 March 1879 in the German city of Ulm, without any indication that he was destined for greatness. इनका जन्म जो है 14 मार्च 1879 को हुआ था। जर्मन कंट्री में एक सिटी था छोटा सा, उसका नाम उल्म था, उसमें हुआ था। और जब पैदा हुए थे तो कोई भी किसी भी तरीके का इंडिकेशन नहीं था कि ये बहुत बड़े जीनियस बनेंगे। ऑन द कॉन्ट्रेरी, हिज मदर थॉट अल्बर्ट वाज अ फ्रीक। टू हर हिज हेड सीम्ड मच टू लार्ज। जबकि उसके ऑन द कॉन्ट्रोली मतलब होता है कि इसके अपोजिट क्या था कि उसकी माँ को लगता था कि अल्बर्ट एक फ्रीक है। फ्रीक मतलब कि जो एक अनयूजुअल से आदमी होता है, जो अलग तरीके से बिहेव करता है, एकदम फुलिश टाइप का। तो उसकी माँ को लगता था कि अरे ये तो फ्रीक है। टू हर हिज हेड सीम्ड मच टू लार्ज। और उसकी माँ के अनुसार उनका जो सर था अल्बर्ट आइंस्टीन कुछ ज़्यादा ही बड़ा था। तो एक तरीके से उनके गार्जियन को पता ही नहीं था कि ये बच्चा बहुत ही बड़ा जीनियस बनेगा। उस टाइम पर जब पैदा हुआ था तो ऐसा लगा था कि बहुत ही पुअर स्टूडेंट, पुअर आदमी बनेगा, डम आदमी बनेगा। At the age of 2.5, Einstein still wasn't talking. When he finally did learn to speak, he uttered everything twice. 2.5 साल तक तो उन्होंने कुछ बोला ही नहीं, और जब उन्होंने 2.5 साल के बाद बोलना स्टार्ट किया तो हर लाइन को, हर बात को 2-2 बार बोलते थे। Einstein did not know what to do with other children. और जब उनको बच्चों के साथ खेलने के लिए बाहर भेजा जाता था तो उसको समझ में नहीं आता था कि हम करें क्या, मैं करूंगा इन बच्चों के साथ।
and his playmates called him brother boring, so the youngster played by himself. तो और बाकी जो बच्चे थे जब ये खेलने जाते थे बाहर ग्राउंड में, तो बाकी बच्चे कहते थे यार ये तो बहुत बोरिंग है, इसलिए उन्होंने इनका नाम क्या रखा था, ब्रदर बोरिंग। तो सो द यंगस्टर प्लेड बाय हिमसेल्फ मस्ट ऑफ द टाइम, तो इसलिए वे अकेले खेलते थे। तो एक इंसिडेंट था इसमें बता रहा है, ओटो नेमरगर द हिस्टोरियन ऑफ एन एंशिएंट मैथमेटिशियन told a story about a boy Einstein that he criticized as a legend, but that seems fairly authentic. तो एक हिस्टोरियन थे एंशिएंट मैथमेटिशियन के ओटो नेमरगर, उन्होंने की कहानी बताई थी आइंस्टीन के बारे में कि चूंकि वो लेट बोलना स्टार्ट किए थे, हिज पेरेंट्स वर वरीड, और चूंकि वो लेट बोलना स्टार्ट की थी इसलिए उनके जो पेरेंट्स थे बहुत ही चिंतित रहते थे कि पता नहीं बोल पाएगा कि नहीं बोल पाएगा, फिर अपनी लाइफ में करेगा क्या। At last, at the supper table one night, he broke his silence to taste. Supper table होता है ना जहाँ पर हम खाना खाते हैं, डाइनिंग टेबल की तरह होता है। The soup is too hot. Greatly relieved, his parents asked why he had never said a word before. तो जब 2.5 साल के हुए तो उन्होंने जो सेंटेंस बोला था कि the soup is too hot, ये जो सूप है बहुत गर्म है, तो उनके ये सुन के उनके पेरेंट्स को बहुत रिलीफ मिला, चलो वो मेरा बच्चा बोल रहा है। तो उनके पेरेंट्स ने उनसे पूछा कि तुमने पहले कुछ बोला क्यों नहीं, तो अल्बर्ट रिप्लाइड बिकॉज अप टू नाउ एवरीथिंग वाज इन ऑर्डर। तो उन्होंने ये रिप्लाई किया कि अभी तक सब कुछ सही था, इसलिए मैंने अभी तक किसी को बोला नहीं। एक तरीके का इंसिडेंट है जो दिखा रहा था कि ये जीनियस बनने वाले, ठीक है। ही स्पेशली लव्ड मैकेनिकल टॉयज, लुकिंग एट हिज न्यू बॉर्न सिस्टर मदर ही इज सेड टू हैव सेड फाइन बट वेयर आर हर व्हील्स। तो उनको बचपन से मैकेनिकल टाइप की जो होती है ना, जो मशीनरी टाइप की जो खिलौने होते थे उसमें की बहुत इंटरेस्ट रहते थे। यहाँ तक कि जब उसकी जो छोटी बहन मज़ा पैदा हुई थी तो उन्होंने पूछा था कि ठीक है बच्ची तो अच्छी है लेकिन इसके व्हील्स कहाँ है, इसके चक्के कहाँ हैं, क्योंकि खिलौने जो मैकेनिकल खिलौने में तो चक्के होते हैं ना। A headmaster once told his father that what Einstein chose as a profession wouldn't matter because he will never make a success at anything. एक बार तो इसके जो हेडमास्टर थे उन्होंने ये भी बोल दिया था कि ये बच्चा कोई भी प्रोफेशन चुन ले, चाहे साइंटिस्ट बने या टीचर बने या डॉक्टर बने या कुछ भी करे, ये कभी भी सक्सेस नहीं हो पाएगा, किसी भी चीज़ में सक्सेस नहीं कर पाएगा। क्योंकि उस समय बचपन में आइंस्टीन जो थे बहुत ही डम स्टूडेंट थे, बहुत ही क्या बोलते हैं, बहुत ही वीक स्टूडेंट थे। Einstein began learning to play the violin at the age of 6 because his mother wanted him to. और उन्होंने 6 साल के एज में ही वायलिन बजाना सीख लिया था क्योंकि उसकी माँ ने उनको फोर्स किया था कि तुमको सीखना है। He later became a gifted amateur violinist, maintaining this skill throughout his life. और बाद में वो amateur violinist बन गया। amateur में होता है कि जो प्रोफेशनल नहीं होता, जैसे वो वायलिन बजाते थे और केवल अपने लिए बजाते थे और उन्होंने लाइफ टाइम ये बजाते रहे। और क्या आपको पता है कि जो इन्होंने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इन्वेंट किया था, इन्होंने वायलिन बजाते हुए भी इन्वेंट किया था। तो इसलिए म्यूजिक का एक बहुत बड़ा हाथ होता है आदमी के लाइफ में। और आपको भी म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट कोई भी पसंद है तो उसको बजाइए, उसको रिहर्स कीजिए, ओके बेटा। बट अल्बर्ट आइंस्टीन वॉज नॉट अ बैड पीपल। He went to high school in Munich where Einstein's family had moved when he was 15 months old and scored good marks in almost every subject. लेकिन बताते हैं कि जो अल्बर्ट आइंस्टीन थे वो बहुत ही बुरे छात्र नहीं थे। वो हाई स्कूल म्यूनिच एक जगह है जर्मन में, वो हाई स्कूल म्यूनिच में किए, ठीक है, जहाँ पे उसकी जो आइंस्टीन की जो फैमिली थी वो जब वो 15 महीने के थे तभी वो लोग वहाँ से शिफ्ट कर गए थे। उन्होंने अपना हाई स्कूल वहीं से किया था और उन्होंने गुड मार्क्स, और उन्होंने वहाँ पे जब हाई स्कूल कंप्लीट किया था तो सारे सब्जेक्ट में उनके बहुत ही अच्छे मार्क्स थे। Einstein hated the school regimentation and often clashed with his teacher. तो रेगिमेंटेशन में होता है कि एक तरीके का बहुत ही तगड़ा डिसिप्लिन होता है। तो जिस स्कूल में पढ़ते थे तो उनको वहाँ का डिसिप्लिन बहुत ही बेकार लगता था। वो नहीं चाहते थे कि इतना डिसिप्लिन हो और हर चीज़ को दबा जाए, तो ये चीज़ उनको अच्छा नहीं लगता था। At the age of 15, Einstein felt so stifled that there he left the school for good. और उनको वहाँ पे एक होता है ना कि मतलब डिसिप्लिन, मतलब कि उनको इतना दबा दिया गया था हर बच्चे को कि कुछ बोलना नहीं है, कुछ नया नहीं खोजना है, कुछ नए टॉपिक पर बात नहीं करना, जो बस पढ़ाया गया उसके बारे में बात करना है। तो इस तरीके का वहाँ पे स्कूल था। तो उन्होंने 15 साल की एज में एकदम परेशान हो गया और स्कूल को वहाँ पे छोड़ दिया। The previous year, Albert's parents had moved to Milan and left their son with relatives.
After prolonged discussion, Einstein got his wish to continue his education in German-speaking Switzerland, in a city which was more liberal than Munich. तो पिछले साल क्या था, उनके जो अल्बर्ट के माता पिता थे, इन्होंने अल्बर्ट आइंस्टीन को उनके रिलेटिव यहाँ छोड़ दिया गया था, और बहुत प्रोलॉन्ग मतलब होता है लंबे डिस्कशन के बाद आइंस्टीन ने कहा कि मुझे स्विट्जरलैंड जाना है और वहाँ पे मुझे आगे की पढ़ाई कंटिन्यू करनी है, क्योंकि वहाँ पे लोग लिबरल थे। लिबरल में क्या होता है कि जो मतलब फ्रीडम होता है कुछ भी बोलने का, कुछ भी इन्वेंट करने का। Einstein was highly gifted in mathematics and interested in physics. तो आइंस्टीन बचपन से मैथमेटिक्स में और फिजिक्स में बहुत ही इंटरेस्टेड होते थे, ये सब चीज़ें इनको इंट्रिग करती थी। आफ्टर फिनिशिंग स्कूल ही डिसाइडेड टू स्टडी एट द यूनिवर्सिटी इन ज्यूरिच। तो इन्होंने ज्यूरिच जो कि स्विट्जरलैंड में, तो इन्होंने हाई स्कूल के बाद इन्होंने कहा कि मुझे ज्यूरिच की यूनिवर्सिटी में पढ़ना है। But science wasn't the only thing that appealed to the dashing young man with the warless mustache. तरह की डैशिंग उस समय जो थे, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आइंस्टीन जो 1900 में 21 साल में कितने स्मार्ट थे, और हम लोग जो भी 1955 हम लोग आइंस्टीन का फोटो कैसे थे इस तरीके का देखते हैं हम लोग, ठीक है। तो बट साइंस वॉज नॉट द ओनली थिंग दैट अपील टू द डैशिंग यंग मैन विद अ वॉर्डलेस मुस्टैच। वॉर्डलेस एक तरीके का एक जानवर होता है जिसके इस तरह की मूछें होती, दो दांत भी होते हैं इस तरीके से, तो इस तरीके की मूछों को वॉर्डलेस मुस्टैच बोलते हैं। तो केवल उनको मैथमेटिक्स और साइंस ही उनको इंटरेस्ट नहीं करता था, उसमें इसके अलावा कुछ और भी था। क्या था जानते हैं? He also felt a special interest in a fellow student, Mileva Mary, whom he found to be a clever creature. तो वहाँ पे एक लड़की पढ़ती थी जहाँ पे अल्बर्ट आइंस्टीन पढ़ते थे ज्यूरिच में, मिलेवा मैरी। तो उनको भी बहुत ही अच्छी लगती थी। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही क्लेवर क्रिएचर थी उनके अनुसार। कि और क्यों थी? क्योंकि दिस यंग सर्व हैड कम टू स्विट्जरलैंड because the University of Zurich was one of the few in Europe where women could get degrees. यूं सर मतलब कि सर मतलब होता है साइबेरियन। इंडिया को इंडियन बोलते हैं ना जो पीपल होते हैं, वैसे सर साइबेरियन को सर बोलते हैं। तो वहाँ से आई थी लड़की, ये स्विट्जरलैंड आई थी, क्योंकि जो यूनिवर्सिटी ऑफ ज्यूरिच था वहाँ पे ही केवल औरतों को डिग्री उस समय मिला करता था, वहाँ पे ही औरतें पढ़ सकती थी। वहाँ उस समय में तो औरत के एजुकेशन पे इतना ज़्यादा फोकस नहीं था, लेकिन वहाँ पे यूनिवर्सिटी इन ज्यूरिच में औरतों को भी इतना सम्मान दिया जाता था। आइंस्टीन सॉ इन हर एन एले अगेंस्ट Philistines, those people in his family and the university with whom he was constantly in force. तो उन्होंने क्या देखा कि ये जो लड़की है मिलेवा मैरिज, वो एली अगेंस्ट की जो फिलिस्टाइंस होते हैं, मतलब कि एक तरीके का क्या बोल सकते हैं, जिनको कुछ मतलब नैरो माइंडेड, जो संकीर्ण विचारधारा वाले, जो पढ़ना नहीं जानते हैं, मतलब जानते तो हैं लेकिन इम्प्रूव नहीं कर रहे अपने आप को, कुछ नया नहीं करते हैं, तो उनसे बहुत दूरी बना के रखती थी। इसी वजह से अल्बर्ट आइंस्टीन इनकी तरफ थोड़ा अट्रैक्ट होने लगे। द कपल फेल इन लव, और वे दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे। लेटर सर्वाइव इन विच दे पुट देयर अफेक्शन इनटू वर्ड्स, और इन दोनों के बीच भी लेटर एक्सचेंज होने लगा। अल्बर्ट आइंस्टाइन भी लेटर लिखते थे और उधर से मिलेवा मैरी भी लेटर्स लिखते थे। और लेटर्स में क्या क्या होता था? मिक्सिंग साइंस विद टेंडरनेस, और उसमें साइंस के अलावा प्यार की बातें भी होती थी। रोट आइंस्टीन का एक लेटर था, उन्होंने लिखा था, हाउ हैप्पी एंड प्राउड आई शैल बी व्हेन वी बोथ हैव ब्रॉट आवर वर्क ऑन रिलेटिविटी टू अ विक्टोरियस कंक्लूजन। उन्होंने लिखा था लेटर में, कितना अच्छा होगा कि हम दोनों साथ में काम करें और ये जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है इसका एक दोनों मिलकर विक्टोरियस कंक्लूजन लाए, कि इसका एक अच्छा सा कंक्लूजन लाए। तो कहने का मतलब है कि जो लेटर लिखते थे इसमें मतलब अपने फीलिंग्स भी शेयर करते थे और मैथमेटिक्स और साइंस की बातें भी एक्सचेंज होते रहते थे। 1900 at the age of 21, Albert Einstein was a university graduate and unemployed. तो 21 साल के एज में इन्होंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया था और अनएम्प्लॉयड थे, मतलब उनको कोई नौकरी नहीं लगी थी। He worked as a teaching assistant, gave private lessons and finally secured a job in 19। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया कि जब उनको नौकरी नहीं लगी तो उन्होंने क्या किया कि टीचिंग असिस्टेंट बने, वहाँ पे कुछ बच्चे को टीचिंग कोचिंग देने लगे,
प्राइवेट लेसन देने लगे और फाइनली 1902 में एक टेक्निकल एक्सपर्ट इन पेटेंट ऑफिस बॉर्न। पेटेंट ऑफिस होता है जहाँ पे लोग साइंटिस्ट आते हैं, कुछ इन्वेंट करते हैं, उसका पेटेंट बनाते हैं, कॉपीराइट बनाते हैं, पेटेंट। While he was supposed तो इन्होंने 1902 में उनकी नौकरी लगी टेक्निकल एक्सपर्ट में। While he was supposed to be assessing other people's invention, Einstein was actually developing his own ideas in secret। क्योंकि और जब वो वहाँ पे असिस्ट करते थे टेक्निकल, वहाँ पे साइंटिस्ट आते थे और अपने नए नए आइडियाज जनरेट करते थे, तो इन्होंने भी अपना काम सीक्रेट में काम करना शुरू कर दिया और घर पे करते थे, वहाँ भी थोड़ा बहुत अपना आइडिया पे काम करने लगे। He is said to have jokingly called his desk drawer at work the Bureau of Theoretical Physics। और वहाँ पे जो उनके कलीग्स थे उनको देखते थे और मजाक में बोलते थे, अरे ये तो एक उनको केबिन को देख के बोलते थे कि यहाँ पे फिजिक्स का, थियोरेटिकल फिजिक्स का इन्वेंशन होता है, यहाँ पे नए नए चीजें होती है, मतलब मजाक में बोलते थे कि वो बहुत जीनियस थे उस समय। One of the famous papers of 1905 was Einstein's special theory of relativity, according to which time and distance are not absolute। तो 1905 में उन्होंने एक पेपर लिखा, पेपर मतलब कि जब प्रिंट हुआ था उसमें इन्होंने क्या लिखा था कि किसके बारे में लिखा था, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, रिलेटिविटी का जो थ्योरी है उसके बारे में लिखा था। उनके अनुसार, उनके अकॉर्डिंग कि टाइम एंड डिस्टेंस आर नॉट एब्सोल्यूट, कि टाइम और डिस्टेंस होता है एब्सोल्यूट नहीं होता, मतलब करेक्ट नहीं होता है, ये चेंज होता रहता है। इंडीड टू परफेक्टली एक्यूरेट क्लॉक्स विल नॉट कंटिन्यू टू शो द सेम टाइम। दो अगर क्लॉक सामने हो तो वो टाइम एग्जैक्ट नहीं बताएंगे। इफ दे कम टुगेदर अगेन आफ्टर जर्नी, if one of them was been moving very fast relative to the form। तो कहने का मतलब है कि जो टाइम और डिस्टेंस है वो हमेशा रिलेटिव होता है, मतलब कि दूसरे के सापेक्ष, क्या बोलते हैं उसकी, सापेक्ष या सापेक्ष बोलते हैं, तो उसके मतलब वो डिपेंड करता है दूसरे थिंग्स पे, समझ आया? जैसे अभी बताते हैं इसको। फ्रॉम दिस फॉलो द वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस फार्मूला विच डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन मास एंड एनर्जी। और इसी कॉन्सेप्ट पे इन्होंने वर्ल्ड का जो अभी तक का सबसे नोन फार्मूला है उन्होंने इन्वेंट किया, जिसको क्या बोलते हैं, E=mc²। यहाँ पे E किसको लिए बोलते हैं, एनर्जी के लिए, M बोलते हैं मास के लिए, और C आपको पता है स्पीड ऑफ लाइट होता है जो कि वैक्यूम में होता है। क्लियर? तो ये जो इन्होंने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से इन्होंने इन्वेंट किया था, ठीक है। तो रिलेटिविटी इन्होंने क्या करने की कोशिश की है, देखिए इन्होंने लिखा भी है, व्हेन यू सिट विद द नाइस गर्ल फॉर 2 hours, कह रहा है कि अगर आप किसी बहुत ही सुंदर लड़की के साथ बैठेंगे 2 घंटे तक, इट सीम्स लाइक 2 minutes। क्यों? तो आपको क्या लगेगा कि अरे तो केवल 2 ही मिनट हुए हैं। व्हेन यू सिट ऑन हॉट स्टोव फॉर 2 minutes, तो कह रहा है अगर आप किसी गर्म तवे पर केवल 2 मिनट के लिए बैठेंगे, इट सीम्स लाइक 2 hours, तो आपको लगा कि अरे तो 2 घंटे हो गए। तो दैट्स रिलेटिविटी। तो यही रिलेटिविटी है। समय देखिए उसके, अब लड़की के पास बैठे हैं तब भी समय वही है, तभी 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, और गर्म तवे पे बैठे हैं तभी 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। लेकिन वहाँ पे आपका टाइम जो है बहुत जल्दी से बीतेगा और यहाँ पे टाइम आपका बहुत लेट से बीतेगा। तो ये रिलेटिविटी होती है। क्यों? कि यहाँ पे लड़की है और यहाँ पे गर्म तवा। तो ये रिलेटिविटी का थ्योरी है। क्लियर है? इसमें जो भी नए मीनिंग्स आए हैं इसको नोट डाउन कीजिए, ठीक है। बाकी का जो सेकेंड पार्ट है इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ओके बेटा, ऑल राइट, बाय बाय, टेक केयर।